मोहम्मद साहब, एक तो चीज़ क्लियर हुई पिछले एक लंबे अरसे में कि कभी बुलाना पड़ता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कभी सीनियर रहनुमा। तो कम से कम ये कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पे पुकारा जा सकता है। तो आज जो इजलास हुआ है, आप उस इजलास के अंदर मौजूद थे जिसमें बकिया अफराद भी, अली मोहम्मद खान साहब भी, बैरिस्टर गौहर भी, हामिद रजा साहब भी, दीगर अफराद मौजूद थे। क्या फैसला हुआ है उस इजलास में बिलखुसूस ये नशिस्तों को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वो थोड़ी सी जो इब्हाम था उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं शुरू से ही तहरीक इंसाफ में था, चूंकि मैं सेनेट में उस जमाने में आया था जब तहरीक इंसाफ थी। तो मेरे कम से कम हम बाज लोग थे जो 2021 में सेनेटर बने थे, हम तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है, बाकी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से क्लियर कर दिया कि उन्होंने सब ने 11 वर्सेस 2 ने ये डिसीजन को सेट असाइड कर दिया बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन के भाई निशान ले लेने से पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो जाती है और सब कैंडिडेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दे दिया। अब ये याद रखें, ये समझने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपकी 5 कनाल की जमीन है, मैं उस पे कब्जा कर लेता हूं जमीन पे और मैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं और मुख्तलिफ अपने बेटों के नाम तकसीम कर देता हूं। आप कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद जब डिसीजन रिवर्स होता है, सेट असाइड हो जाता है, जो मैंने गलत डिसीजन लिया था आपके लिहाज से, हमारे जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रिवर्स किया है तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे कि जहां पे इलेक्शन के बाद 3 दिन मिलते हैं कोई पार्टी ज्वाइन करने में। हम जाएंगे उससे पहले हिस्से में। वो पहला हिस्सा वो हिस्सा था जिसमें एक पॉलिटिकल जो कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी को से टिकट लेता है, पार्टी उसको सेक्शन 66 इलेक्शन का जो 2017 का जो एक्ट है उस लिहाज से सर्टिफिकेट देती है। वो पूरा प्रोसीजर 2-3 हफ्तों का होता है, तो हमें उस प्रोसीजर में लेकर के और इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। लेकिन इससे देखिए ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी नंबर्स के तहत। हाँ, हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, उनके जो 2 नंबरी थी वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी उनकी 10 नंबरियां रहती है और उनके 420 भी रहती है। हमने जब तक ये 420 खत्म नहीं करनी, 10 नंबरी नहीं खत्म करनी, हम डटे रहेंगे। ये इनको डर है, ये एक्चुअल डर है जिसकी बेसिस पे वो हमें नहीं चाहते कि हम लोग इस रेस में रहें। इन लोगों ने आजकल मेरिट वाली रेस तो कभी लड़ी नहीं है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम के सामने लड़ नहीं सकते, वोट हमसे ले नहीं सकते, तो फिर 2 नंबरी और 10 नंबरी और 420 पे तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाना चाहते हैं ताकि ये आराम से मिल के वही काम करें जो 1980 से लेके 2000 तक कर रहे थे। और वो मैं बता देता हूँ वो काम क्या था। 1985 में जब ये लोग इस मुल्क में आए थे बतौर लीडरान, उस वक्त पाकिस्तान चीन से, इंडिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से ज्यादा मालदार था। उसके अलावा जो बांग्लादेश है 75% ज्यादा मालदार था। फिर मैं 2000 के बाद की बात ही नहीं करता हूँ, 2020 तक ये लोग बिल्कुल खराब हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इंडिया से भी गरीब, चाइना से भी गरीब, सिंगापुर से भी गरीब, बांग्लादेश से भी गरीब, मलेशिया से भी गरीब। इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया पूरे इस मुल्क का और ये चाहते हैं कि ये दोबारा उधर ही चले जाएं। इन्होंने नैब लॉस चेंज इसलिए किए हैं रिट्रोस्पेक्टिवली कि 1985 से तुम हमारी कोई 2 नंबरी नहीं पकड़ोगे, हमारी चोरी नहीं पकड़ोगे, हमारे डाके नहीं पकड़ोगे। इस बेसिस पे ये हमारे साथ मिलके मुकाबला कर नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताइए मुझे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा प्रेस रिलीज, कोई ऐसा राब्ता, कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसा शेड्यूल जारी नहीं हुआ कि जिस पे आप लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो जो महसूस नशिस्तों वाले हैं, बाकी मामला हो तहरीक। मुझे तो लग रहा है जो नज़र आ रहा अब तक कि शायद यहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आ रही या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे
अमल नहीं करना चाहते। तो तहरीक इंसाफ इस दौरानिए में इंतज़ार करेगी या फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी? देखिए, इस तरह है कि इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता, एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि हम लोग इंतजार करेंगे इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, हालांकि हमें बहुत ज्यादा डाउट है, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इनको इतना टाइम देंगे कि जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी तो उस डिटेल जजमेंट के सामने रखते हुए ये इनको करना पड़ेगा। अब रही बात ये जो सुनने में आ रही है कि जो हुकूमत है बशमूल के जो ये इदारा है इलेक्शन कमीशन का, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे और ये गलत है। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे इनके साथ वो सारे आईपीपीज आप बता रहे थे, मेरा दिल टुक रहा था उस औरत ने जिसने कहा कि मैं बालियां बेच रहा हूं। आप सोचिए उन पाकिस्तानियों को कि जो इस वक्त आपकी आईपीपीज के मालिक हैं, बगैर सिंगल बिजली वो बनाते हुए ये लोग अरबों रुपए लेकर जा रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि इनका मुल्क कहां खड़ा हुआ है और ये लोग अरबों रुपए लेकर जा रहे हैं। ये कितना लेकर जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे, कब्र में कहां ले जाएंगे, इनके बच्चे कहां लेकर जाएंगे, उनको किसी को ये हजम नहीं होगा। क़यामत वाले दिन ये इसका हिसाब किताब देंगे। इनकी जगह अगर कोई ईमानदार आदमी होता, मैं नाम लिए बगैर एक निशानदेही करूं आपको। एक बड़ी मारूफ तरीन शख्सियत के 4 मिलियन पाउंड एक शख्स लेकर चला गया है और उसने एक आलीशान जगह पर आलीशान फ्लैट भी लिया है। और मैंने जब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो शख्स जो है उसके पास वो सारा माल किसी ने रखवाया हुआ था। तो फिर उसी शख्स ने किसी को कहा कि चोरा नु पै गए मोर। तो डॉक्टर साहब हो सकता कभी इन्होंने भी हो ही जावे सर, हो ही ना होए सर, इनको क्या एहसास नहीं है कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है? इनको एहसास नहीं है, इतना भी दुख नहीं है। चलो ठीक है, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो कुछ जायज ले लो, बाकी छोड़ दो इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। इतनी मोहब्बत आपको अपने पैसों से कि आप मुल्क को तबाह कर रहे हो। 2.5 खरब रुपए आप लोग लेकर जा रहे हो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में, बाकी जगह पे भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। आपके क्या हिवस है? आप क्या कर लोगे इतने पैसे का? कुछ नहीं कर सकोगे। खुदा के लिए उन गरीबों पे रहम करो, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। फिर आप लोग कहते हो कि जी ये मुल्क फलाना है। आप लोगों को अपने ऊपर देखते हुए शर्म नहीं आती? मुझे ऑनेस्टली मुझे इतनी तकलीफ होती है इन लोगों को देखते हुए, ये क्या चाहते हैं इस मुल्क से। और एक और बात भी बता दूं सर, हमें खफा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर मैं सच बात बताऊं, जो मैंने देखा है नीचे से लेकर ऊपर तक, हम सारे लोग जब मौका मिलता है हम लोग उसी तरह ही करते हैं। जिसको मौका मिलता है वो। पाकिस्तान की इकोनॉमी 8 खरब रुपए है। पाकिस्तान की जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है वो 18 से 20 खरब की है। वो किधर है? वो सर्कुलेट कर रही है अंडरग्राउंड। वो अंडरग्राउंड जो है ना, जब तक आपको पता है कि अगर आप इंडिया में चले जाए, रेगिस्तान में चले जाए, वहां पे किसी रेडी वाले से कुछ चीज खरीदे, आपको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी शो करनी पड़ती है। पाकिस्तान में आप किसी ज्वेलर के पास चले जाए, वो कहते हैं मुझे पैसे दे दो, कैश दे दो, मैं आपको रसीद नहीं दूंगा। हम बात क्या कर रहे हैं? किसी रेडी वाले के पास चले जाओ, ये जो इस्लामाबाद में और हर जगह पे बर्गर वाले कोने में है, वो लोग भी कोई 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। अपने हिस्से के 500 रुपए 1000 रुपए दे देना टैक्स। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपका जो इजलास हुआ है उसमें एडहॉक जजेस को लेके आपने प्लानिंग क्या की है? क्योंकि विफाकी हुकूमत तो इस पर मुसर है, जुडिशल कमीशन ने इसका फैसला करना है, वो खुद को मजबूत तरीन हलकों में शुमार कर रहे हैं कि जिनका फैसला माना जाएगा। और साथ ही साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब तो ये बाकायदा तौर पे क्लेम करते हैं कि 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया है, यानी उनका इरादा वो 8 जजेस को डोमिनेट करने का। देखिए जी, इस तरह है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब प्रॉब्ली शायद उन 8 जजों से ज्यादा जानते होंगे। इन 8 जजेस में वो लोग भी होंगे जिन्होंने आजम नज़ीर तारड़ को पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो ये कहना कि उनका, देखिए हमारा काम है एज अ पार्लियामेंटेरियन कि हम लॉ बनाएं, उस लॉ को आर्टिकल 2 के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए।
अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी का काम है। अगर हम ही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो फिर जुडिशरी को ताला लगा दो, मैं तो यही कहता हूं। नंबर 2, अगर हम लोग एडहॉक जजेस करेंगे तो मेरी एडहॉक जजेस के बारे में एक सवाल है कि अगर आपने एडहॉक जजेस लगाना है, आप मुझे ये बताओ, उसकी बजाय आपके पास 4 सूबे हैं, हर एक सूबे में से एक एक ले लो, एलिवेट कर लो। एडहॉक की क्या जरूरत है? और एडहॉक की एक वजह है, मैं वजह बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस पे, मेरी पर्सनल राय है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर किया था, आपको पता होगा, याद होगा कि उसके अंदर जो किरदार जिसने अदा किया था वो एडहॉक जज था। उस एडहॉक जज ने अपना पलड़ा डाल दिया था उनको जुडिशियल मर्डर के लिए, जस्टिस नसीम अशंशाह उन्होंने कर दिया था। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत बुरी है। अच्छा, नंबर 2, अगर आपने करना है तो आप ऐसा करो। नंबर 2, आपके नीचे इतने सारे जो आपके केस है, पंजाब में आपको 25 जजेस की जरूरत है, आप वहां क्यों नहीं रख लेते हो? आप उनको क्यों नहीं कर लेते हो? नंबर 3, अगर आपने लेना है जरूर रिटायर्ड जजेस को लो। देखिए, हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस, ये सारे आ जाते हैं, ये अपनी पेंशन भी खा रहे हैं और साथ साथ अपने पे तनख्वाहें भी लेना शुरू कर देते हैं। हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? हम इन जनरल पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? हम लोगों ने अपने आप को देखा हुआ है, अपने चंद लोगों को देखा हुआ है, उस एक डिसीजन को बदलने के लिए, एक बंदे को मारने के लिए, एक पार्टी को बैन करने के लिए, हम पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए खुश हैं। चले डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा आखिरी सवाल है। अगर 1% मैं कह रहा हूँ, ऐसे इम्कानात तो नहीं है, ये मुझे भी पता है, अगर ये तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, अगर मैं 1% कह रहा हूँ कि ऐसे इम्कानात नहीं हैं, अगर ये कर देते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, इंतज़ार, तहरीक क्या होगी? देखिए, एक बात याद रखिए राना साहब, एक बात याद रखिए, पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए बैन करने में और उसको बिल्कुल ख़त्म करने में, जो कि इलेक्शन एक्ट 2012 के लिहाज से, ठीक है ना, उसको डिसॉल्व करने में। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें। बैन गवर्नमेंट वैसे ही बैन कर सकती है कि भाई ये चीज़ें इसको बैन कर दो, वो और चीज़ है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 212 इलेक्शन एक्ट और जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये रेफरेंस भेजेंगे और वो नंबर्स चेंज करके कर लेंगे, आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को डी-सीट नहीं कर रहे। ये इमरान खान को जो है ना अपने रास्ते से नहीं हटा रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कर रहे। ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग, जिसमें तकरीबन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको वोट दिया केपी में, ये उस पूरे 80% ऑफ दी वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करके, गुस्सा दिला के उनके दिल में नफरत डाल देंगे। आप चाहते क्या हो? क्या हम लोग अपने जो पास्ट है हम उससे कुछ सीख नहीं रहे? क्या वही गलतियां, वही फॉर्मूला हम दोबारा आज इतने अरसे बाद फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें समझ नहीं आती? क्या हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है? अगर हिटलर को कोई बताने वाला होता कि नेपोलियन ने ये मिस्टेक की थी कि वो रशिया चला गया था और हिटलर रशिया ना जाता, तो दुनिया की आज हिस्ट्री बदल जाती। इसी तरह के अगर पाकिस्तान के अंदर लोग समझ जाएं कि हमने क्या गलती की थी और वो गलती ना दोहराए, तो हम पाकिस्तानी भी बदल सकते हैं। शर्त ये है कि हमें समझना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को, ये जो बता रहे हैं लोग कि ये कर ले, ये इनको क्यों बता रहे हैं? और ये इनकी अपनी अक्ल नहीं है। इनको हमें समझ नहीं आती कि हम लोगों के लिए क्यों नफरत पैदा हो रही है, हम क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। क्या समझ नहीं आ रही इनको? क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं? डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब, इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उन रहनुमाओं को जिन्होंने हल्फनामे जमा करवाए हैं, उनको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। क्या इसमें सदाकत है? और अगर किया है तो उसकी वजूहात क्या? देखिए, इस तरह है कि इस्लाम में वो कहते हैं कि आप अल्लाह पे तवक्कल करो, लेकिन पहले अपने ऊंट का पाँव बांध दो। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम अल्लाह पे तवक्कल करते। हमने उनको कहा है कि आप अपनी हिफाजत करो,
ये चंद दिन इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हिफाजत करो। और उसकी वजह है, आप सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। अवाम से मैं पूछता हूं, इन पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूं, आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। हम अपने ही मुल्क में अजनबी होते जा रहे हैं। आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। और आप ये सोचिए कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त खामोश है और ये सारी कर रही है, क्या आप लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिया था वो सोचे क्या ये इस काबिल है कि इनको वोट दिया जाए? क्या ये इस काबिल है कि ये सारा जो कर रहे हैं आप वो करें? और मुझे शर्तिया मैं मानता हूं कि वो लोग जिन्होंने वोट दिया था वो आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं शर्तिया कहता हूं कि आज जो हो रहा है, वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था वो भी इनसे सवाल पूछेंगे, गरिबान पकड़ के पूछेंगे कि आप लोग अपनी हवस के लिए इतने दूर चले गए।